दोस्तों हजेला आईएएस के जियो पॉलिटिक्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ और वो डेवलपमेंट था रशिया का तालिबान को रिकॉग्नाइज करना। दोस्तों रशिया तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला वो पहला देश बन गया है। अब ये खबर क्यों है, क्यों बड़ी है, इसके क्या जियोपॉलिटिकल मायने हैं, इसके क्या रिपरकशंस पड़ सकते हैं आने वाले समय में और भारत को इससे क्या सीखने की आवश्यकता है, इन सभी चीजों पर दोस्तों आज विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बड़ी खबर क्यों है। दोस्तों आप सबको पता है कि तालिबान 2021 से ही अफगानिस्तान में रूल कर रहा है, अफगानिस्तानी गद्दी पर बैठा है। 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में लोकतंत्र का एक विफल प्रयास हुआ। अमेरिका की फोर्सेस जब अफगानिस्तान में थी तो अफगानिस्तान में उसने लोकतंत्र को स्थापित करने का एक विफल प्रयास किया। जब अमेरिका का अफगानिस्तान की सॉइल से विथड्रॉल शुरू हुआ तो धीरे धीरे वहां से लोकतंत्र भी अपने पैर उखाड़कर गायब हो गया और तालिबानी लोग जो हैं एक बार फिर से वहां की सत्ता पर काबिज हो गए। तालिबानियों को रिकॉग्नाइज करने से ज्यादा देश चूक रहे हैं या तालिबानियों को रिकॉग्नाइज करने में ज्यादा देश जो है रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यह है तालिबानियों का अत्यधिक ब्रूटल होना, तालिबानियों का ह्यूमन राइट्स के प्रति बिल्कुल भी सजग न होना, तालिबानियों के द्वारा लगातार की जा रही जेंडर इनजस्टिस, तालिबानियों के द्वारा किया जा रहा लगातार हर प्रकार के मानव अधिकारों का उल्लंघन। दोस्तों तालिबान का नाम एक चरमपंथी या आतंकवादी संगठनों में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में शुमार है। ऐसे में कोई ऐसा देश जो एक डेमोक्रेटिक है या फिर एक अपनी जियोपॉलिटिकल स्टैचर रखता है, वो तालिबान को जनरली रिकॉग्नाइज करने से पहले 4 बार सोचता है कि क्या ऐसे चरमपंथी, फैनेटिक, ह्यूमन राइट्स का ब्लेटेंट वायलेशन करने वाले आतंकवादी सरकारों को क्या हम अपनी रिकॉग्निशन दें या ना दें। इसको लेकर दोस्तों विश्व जो है वो डेफिनेटली काफी हद तक यूनानिमस भी है कि हमें इनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। लेकिन दोस्तों रशिया जो है वो पहली ऐसी गवर्नमेंट बन चुकी है या पहला ऐसा देश बन चुका है जिन्होंने तालिबान और तालिबानियों को रिकॉग्नाइज कर लिया है। दोस्तों हमें थोड़ा इसके बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा और रशिया तालिबान रिलेशन को समझना पड़ेगा कि भूतकाल में या हिस्ट्री में रशिया और तालिबान के संबंध कैसे रहे हैं। दोस्तों ये तालिबान का कोई पहला स्टिंट या पहला टेन्योर अफगानिस्तान पे नहीं है। तालिबान इससे पहले भी 1996 से लेकर 2001 तक 2001 तक अफगानिस्तान में रूल कर चुका है और इस पूरे के पूरे 5 साल में 1996 से लेकर 2001 के दौर में रशिया और तालिबान के बीच में एक जबरदस्त हॉस्टिलिटी थी और उसके कारण था चेचन्या में रशिया का एट्रोसिटी। दोस्तों चेचन्या, अब ये नई पिक्चर में एक नई फिल्म आ चुकी है। अब बोलोगे चेचन्या क्या है, तो दोस्तों चेचन्या एक ऐसा प्रोविंस है रशिया में जो रशिया के साउदर्न पार्ट में है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में चेचन्या प्रोविंस आता है और चेचन्या में रहने वाली जो ज्यादातर आबादी है वो मुस्लिम है। रशिया चेचन्या को हर हाल में ऑक्यूपाई करना चाहता था और इसके लिए 1994 से ही लगातार चेचन्या के खिलाफ वॉर कर रहा था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज वो यूक्रेन में वॉर कर रहा है। दोस्तों चूंकि चेचन्या की ज्यादातर आबादी मुस्लिम आबादी थी, ऐसे में तालिबान सरकार ने, रशिया ने जो चेचन्या में इंक्रोचमेंट किया या इन्वेजन किया, इसका लगातार विरोध कर रही थी। तालिबान सरकार ना केवल विरोध कर रही थी बल्कि तालिबान सरकार मुस्लिम जगत के अलग अलग देशों से ये उम्मीद कर रही थी कि वो एकजुट होकर रशिया का इस पूरे के पूरे मसले पर विरोध करें। इसके अलावा तालिबान अपने सॉइल का पूरा यूज करने दे रहा था चेचन्या के मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग के लिए, उनको हर प्रकार के लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, रिसोर्सेस और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, यानी कुल मिलाकर चेचन्या और चेचन्या मिलिटेंट्स को तालिबान ने हर प्रकार का सपोर्ट दिया रशिया के अगेंस्ट। रीजन था द मुस्लिम ब्रदरहुड। दोस्तों ये 1996 से लेकर 2001 तक की कहानी है। 2001 में तालिबान सरकार को वहां से उखाड़ के फेंक दिया गया। 9/11 के बाद जब अमेरिका तालिबान में दाखिल हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तानी गद्दी से तालिबानियों को खदेड़ दिया, उस अमेरिका की पूरी मुहिम में दोस्तों रशिया ने अमेरिका का पूरा साथ दिया। 2001 के बाद अमेरिका ने जिस प्रकार का क्रैकडाउन रशिया के खिलाफ किया था, उसमें जिस प्रकार का क्रैकडाउन, माफ कीजिएगा, 2001 के बाद अमेरिका ने जिस प्रकार का क्रैकडाउन तालिबान के खिलाफ किया था, रशिया ने अमेरिका का पूरा सहयोग किया।
2001 के बाद जब तालिबान वहां की गद्दी से उतर गया तो रशिया ने राहत की सांस ली और रशिया ने हर प्रकार से 2001 के बाद के जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थे उसमें अफगानिस्तान का साथ दिया। 2021 के बाद तालिबान एक बार फिर से दोस्तों अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठ गया और अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठने के बाद रशिया ने सिर्फ 4 साल के अंदर पुरानी दुश्मनी भुलाते हुए, अपनी पुरानी शत्रुता या पुरानी कटुता को भुलाते हुए उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। दोस्तों अगर इसके निहितार्थ को समझने की कोशिश करें दोस्तों तो इसके निहितार्थ में मिलेगा आपको अमेरिका के प्रति विरोध। रशिया लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विरोध कर रहा है। रशिया और चीन के बीच में एक ट्रायंगल बन चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अपनी दखल को बढ़ाने के लिए दोस्तों रशिया ने तालिबान को अपनी पुरानी शत्रुता को भूल करके रिकॉग्नाइज किया। इसके पीछे दोस्तों कुछ और कारण भी उत्तरदायी हो सकते हैं कि आज जो अफगानिस्तान है वो ईरान से भी अपनी बाउंड्री टच करता है और पाकिस्तान से भी अपनी बाउंड्री टच करता है। ऐसे में अफगानिस्तान की सॉइल जो है रशिया के मिडिल ईस्ट में इंटरफेरेंस के लिए एक बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए दोस्तों रशिया ने अफगानिस्तान में जो शासन कर रहे तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत को भी तालिबानियों को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। दोस्तों हम नहीं चाहते कि तालिबान और सरकार और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का गठजोड़ या कोलैबोरेशन स्टेब्लिश हो पाए। ऐसा पहले हो चुका है। 1999 था जब आपको याद होगा IC-814 को हाईजैक करके हमारे यहाँ के इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था। उस वक्त तालिबान की ही सरकार हुआ करती थी और उस तालिबान की सरकार ने इस लश्कर-ए-तैयबा की इस मुहिम में उनका पूरा सहयोग किया था। अगर भारत इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं चाहता, यानी वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सॉइल का या अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों के पोषण के लिए हो, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हमें बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होने वाले किसी भी प्रकार के पॉसिबल सेपरेशन या पॉसिबल एसोसिएशन के प्रति एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। हम तालिबान को डायरेक्टली फॉर्मली एक्नॉलेज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने फॉर्मली या डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उसे एक्नॉलेज किया तो हमारे लोकतांत्रिक चरित्र पर और हमारे मानव अधिकार के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर एक सवालिया निशान वैश्विक स्तर पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम तालिबान के साथ कंप्लीट असहयोग या नॉन कोऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने के अपने दोष हैं और वो दोष है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अफगानिस्तान और तालिबान चीन के कब्जे में जा सकते हैं और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक नया ट्रायंगल खड़ा हो जाएगा जो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज या डिप्लोमेटिक चैलेंज बनकर के सामने आ जाएगा हमारे अपने रीजन में। हमें IC-814 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अफगानिस्तान या तालिबान सरकार के साथ हम डायरेक्ट कोऑपरेशन या डायरेक्ट कोलैबोरेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से उनके साथ हर प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों हजेला IAS के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए आप सब हजेला IAS से संपर्क करें।